व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस डिक्लाइंस इनवाइट टू अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन। रिजवान अहमद सर की वीडियो है भाई साहब, दिलचस्प होने वाली वीडियो। मतलब उन्होंने कह दिया कि नहीं जाएंगे। देखते हैं भैया आज सर का क्या कुछ कहना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिख देना। करते हैं शुरू। 1 2 3 गो। करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए ये ड्राफ्टिंग कहीं राहुल गांधी ने तो नहीं की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का पालन करते हुए मतलब उस फैसले में ऐसा था कि कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। हे प्रभु, चलो कांग्रेस ने फाइनली तय तो किया कि उसको 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंचना है, ना खड़गे साहब को पहुंचना है, ना अधीर रंजन को पहुंचना है और ना सोनिया गांधी को पहुंचना है। कम से कम इतना तो तय किया कि इसी को तय करने में इनके 21 दिन लग गए। और वाकई यार, मानो या ना मानो, मोदी जी ने इनको फंसाया खूब। तो इसी मुद्दे पर है आज का छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? याद है कुछ दिन पहले जो दिग्विजय सिंह बोल रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है सोनिया गांधी और फलाना और धमाका और जाएंगे। मैं क्या कह रहा था, और बहुत से वक्ता यहाँ पर यही कह रहे थे कमेंटेटर्स कि भैया बड़ा बुरा फंसाया है ले जाकर नरेंद्र मोदी ने। मैं तो यही मानता हूं भाई, देखो बुरा ना मानना, नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन को, इंडिया अलायंस को, और यहां बात हो रही है कांग्रेस की, सोनिया की, मल्लिकार्जुन की और अधीर रंजन की, इनको बहुत बुरा फंसाया है। जाए तो मरते हैं, ना जाए तो मरते हैं। जाने से हिंदू वोट में 1% भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ना जाने से मुस्लिम वोट इंटैक्ट होगा, लेकिन ना जाने से फ्लोटिंग वोट इनसे नाराज होगा। मैं हमेशा राजनीति में फ्लोटिंग वोट के बारे में सोचता हूं, क्योंकि फैक्ट बताऊं, मैं भी फ्लोटिंग वोटर हूं। मैं किसी पार्टी का कोर वोटर नहीं हूं, ना था, ना हूं, ना होऊंगा। तो मैं अपने नजरिए से जब देखता हूं तो मुझे खुद समझ नहीं आता। कभी कभी ऐसा जीवन में होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, कि यार उस सिचुएशन में हम होते तो क्या करते, यानी मैं होता तो क्या करता। तो भैया, मैं अगर कांग्रेस पार्टी का लीडर होता और मुझे इनवाइट आता और वरिष्ठ होता तभी इनवाइट आता, छोटे मोटे को तो आएगा नहीं, राहुल को तो आया नहीं, तो भैया मैं ना जाता। सही बता रहा हूं, मैं ना जाता। क्योंकि एक इंसान जितनी भी मोटी गैंडे की चर्बी का या खाल का हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर आत्मसम्मान होता है, सब में होता है। अब ये नहीं कह सकते कोई 100% बेशरम होता है, सब में आत्मसम्मान होता है, कम या ज्यादा का फर्क होता है। इफ आई वुड हैव बीन एट प्लेस ऑफ कांग्रेस, मैं बिल्कुल उनको ये एडवाइस करता कि आप ना जाइए, और मैं खुद भी ना जाता, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती सामाजिक नजरिए से, धार्मिक नजरिए से, राजनीतिक नजरिए से ना झेल पाता। बट यस, इनिशियली इस इनविटेशन को मैं हैंडल अच्छी तरह करता। पहले से मैं अपने को प्रिपेयर करके बैठ गया होता कि अगर इनविटेशन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, नहीं आएगा तो क्या दूंगा। और मैं ये कहता कि मैं ये मानता हूं कि जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है ये धार्मिक नहीं, पॉलिटिकल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के धार्मिक नेता नहीं हैं, या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है उनका, वो एक पॉलिटिकल है। इसलिए मैंने मन बनाया है, न्योता आए या ना आए मैं नहीं जाऊंगा, 22 तारीख के बाद अवश्य जाऊंगा। तो ये होता मेरा एक पॉलिटिकल पर्सन की तरह स्टैंड, जिसने 25-30 साल रामलला का अस्तित्व पे ही सवाल उठाया होता। और तब भी मैं ये कहता, मैं तब जाऊंगा जब मुझे लगता कि ये एक मुसीबत हो गई है, मेरे गले पर आके पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी सोचा ही नहीं था। यहां पे मैं जितनी बात कर रहा हूं ये मान के कर रहा हूं कि मैं कांग्रेस में हूं। कांग्रेस ने कभी ये सोचा ही नहीं था, विपक्ष ने, कि कभी यहां पर मंदिर बनेगा। और ये तो सोचा ही नहीं था कि मंदिर बनेगा तो हमें उसमें आने का न्योता आएगा। अब कांग्रेस पार्टी ने जो अपना लेटर लिखा, जरा उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। हाँ तो साहब, कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखा कि पिछले महीने कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला था।
पहले तो साथियों एज अ मुस्लिम ये बात मैं बताऊं कि कभी मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, हमेशा उस स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा होती है कि प्राण डाला जाता है। उसके बाद वो ही उसका एक मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र होता है, उसी के इर्द गिर्द, उसी की धुरी पर सब चीज घूमती है। तो मंदिर कोई ये चीज नहीं है कि जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद वहां का रिबन कटे। ना 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 ना, कोई भी धार्मिक स्थल, और यहां अगर मैं मंदिर की बात कर रहा हूं तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो मंदिर हो गया, वो भगवान का घर हो गया परमेश्वर का। अब उसके इर्द गिर्द आप चाहें दसियों साल कुछ बनाते रहें, आप वहां पर सोने चांदी के दरवाजे लगाते रहें जैसे रामलला के मंदिर में लग रहे हैं, और भक्तों ने दान दिया है, ये टैक्स पेयर पैसा नहीं है, ये भक्तों ने दान दिया है, और भक्तों को उन पर भरोसा है जिन्होंने ये पैसा वहां पर खर्च किया है। जब पीएम केयर फंड आया था तो वो लोग हल्ला मचा रहे थे जिन्होंने पीएम केयर फंड में 1 रुपया नहीं भेजा। जब रामलला पे बात आई थी कि जमीनों में घोटाला हो गया है तो वो लोग हल्ला मचा रहे थे जिन्होंने रामलला के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया। यही बात मैं मिशन भारत के लिए कहता हूं, जिस आदमी ने 40,000 25,000 रुपए दिए उसके लिए भी रिजवानदेही जवाबदेही है, और जिसने 11 रुपए 51 रुपए 108 रुपए दिए उसके लिए भी जवाबदेही। अरे उसने दिए तो उसने ये पेन तो लिया, तुम सालों बिल्कुल 2 कौड़ी के देते कुछ हो नहीं, मातम शुरू कर देते हो, सवाल उठाने शुरू कर देते हो। तो मिशन भारत पर भी सवाल वो उठाएगा जिसने दिया, और अगर मिशन भारत में सवाल उठाना है तो पहले दो, तुम 51 रुपए दो, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। लेकिन तुमने कुछ दिया ही नहीं, तो ना तुम्हें पीएम केयर फंड से जवाब मिलेगा, ना तुम्हें रामलला के वहां से जवाब मिलेगा, और ना तुम्हें मिशन भारत का जवाब मिलेगा एक समझाने के तरीके से। तो भैया प्राण प्रतिष्ठा ही मुख्य चीज होती है, उसके बाद तो बिरला मंदिर में आज तक काम नहीं खत्म हुआ। पता है आप लोगों को बिरला मंदिर की कहानी के साथ ये माना जाता है कि जब बिरला मंदिर का काम खत्म हो गया तो जो बिरला समूह है वहां पर धन की वर्षा, लक्ष्मी जी की वर्षा खत्म हो जाएगी। तो बिरला मंदिर का काम आज तक खत्म नहीं हुआ, जहां जहां बिरला मंदिर है वहां काम चल रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यानी वो ही समारोह है जहां प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद काम चल रहा है जब तक चलता रहे। उसको आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर अधूरा है। यही एक बहुत जहालत की बात है कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक, फिर ये कहते हैं निमंत्रण मिला, भगवान राम हमारे देश के करोड़ों लोगों के पूजनीय हैं, धर्म एक निजी मामला है नहीं। अगर आप न्यूट्रलिटी से देखें तो धर्म वहां आता है जहां आपसे कोई ये कहे कि आपको 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना है और रामलला के चरणों में आपको सजदा करना है या प्रार्थना करनी है, तो कोई आदमी कह सकता है कि नहीं भाई मेरा ये अकीदा नहीं है। लेकिन रामलला 22 जनवरी को इस समारोह में, इस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचना, वहां पर मौजूद होना, ये धार्मिक के साथ साथ एक भारतीय संस्कृति, भारतीय अतीत, भारतीय पहचान हर एक चीज का भी एक उपलक्ष्य, एक दिन है। तो आप इसको सिर्फ धर्म नहीं बोल सकते, सबसे बड़ी गलती। आगे चलते हैं। लेकिन भाजपा आरएसएस ने अयोध्या के मंदिर को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। भाजपा और आरएसएस के नेताओं की तरफ से अधूरे मंदिर का उद्घाटन, फिर वही बेवकूफी की बात, अधूरा मंदिर का उद्घाटन, इसका मैं जवाब दे चुका हूं। जाहिर तौर पर चुनाव का फायदा पाने के लिए किया जा रहा है। भैया तुम भी कर लेते चुनाव का फायदा पाने के लिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का पालन करते हुए और उन करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा आरएसएस के इस इवेंट का निमंत्रण ससम्मान ठुकरा दिया है। करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए, ये ड्राफ्टिंग कहीं राहुल गांधी ने तो नहीं की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का पालन करते हुए, माने उस फैसले में ऐसा था कि कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है ड्राफ्टिंग राहुल गांधी ने की है, कुछ गलत उनकी ड्राफ्टिंग हो गई है। एनीवे, तो साहब मैं अगर कांग्रेस में होता, जैसा मैंने शुरू में बोला था, मैं ना जाता, कोई बहाना बना देता, ना जाता। अब इसके हिसाब से अधूरा मंदिर,
यानी ये कह रहे हैं कि जब तक उस मंदिर में एक छेनी भी चलती रहेगी और एक कटर मशीन भी चलती रहेगी, हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे। यानी इनको मंदिर का मतलब ही नहीं पता कि अर्थ क्या होता है, कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है। अगर धर्म की बात कर रहे हो मूर्खों, तो प्राण प्रतिष्ठा से इस चीज को जोड़ के देखो। उसके इर्द गिर्द आप जितना भव्य मंदिर बनाएं, साफ बोलना हो, ये एक आपकी संतुष्टि के लिए है, भक्तों की संतुष्टि के लिए है, इस समाज की संतुष्टि के लिए है, लेकिन प्रभु राम का उस चीज से, परमेश्वर का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर का एक आसान भाषा में बोले, जो लिंक है उस स्थान से, जो कड़ी है, वो प्राण प्रतिष्ठा पर खत्म हो जाती है। उसके अलावा जो भी उसके इर्द गिर्द बनता है वो अपनी संतुष्टि, भक्तों की संतुष्टि और समाज की संतुष्टि के लिए बनता है। तो कांग्रेस का कहने का मतलब ये है कि जब तक यहां काम चलता रहेगा तब तक हम यहां नहीं जाएंगे। अच्छा भैया ना जाओ, 2024 में तुमको पता चल जाएगा। अब तुम्ही ने बीड़ा उठा लिया अपनी ऐसी की तैसी करने का, तो मैं क्या करूं? और अगर मैं कांग्रेस में होता तो मैं अपनी लीडरशिप से यह बोलता कि ठीक है 22 को आपको नहीं जाना है ना, तो पहला ये स्टेटमेंट दे दीजिए कि साहब देखिए ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के वो एक धार्मिक पहचान उनकी नहीं है, वो हमारे फलाना या हमारे धर्म से जुड़े वो एक धर्मगुरु नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये हमारा विरोध है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है तो वो भारतीय आस्था संस्कृति के हिसाब से हो रही है। हम 23 जनवरी को जाएंगे, बात खत्म हो जाती। आप जाइए 23 को। अरे 23 को तो कोई इवेंट नहीं है ना, 22 को इवेंट है ना। तुम 22 को इस मारे नहीं जाना चाहते क्योंकि ये एक धार्मिक सामाजिक आस्था और राजनीतिक नजरिए से आप बिल्कुल इस मामले में कूड़ा हो चुके हो। क्या मुंह लेके आप सोचो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता वहां पे जाएं? वो बैठे हुए हैं सामने, वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, कैमरे नरेंद्र मोदी की तरफ हैं। आप भले पहले की रो में बैठे हो पर बैठे तो है ना। आपको पता है कि अगर आप 22 जनवरी को वहां पहुंच जाते हैं, आप कई मायनों में भाजपा की छतरी के नीचे आ गए। 10 बार बोल चुका हूं, अरे है ये पॉलिटिकल मुद्दा ना होता तो ये भाजपा के मैनिफेस्टो में कैसे होता। और अगर तुम ये मानते थे कि राम मंदिर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट गए ये कहने के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं हो सकता, 370 का तो हो सकता है। तुम गए सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि ये मैनिफेस्टो ही गलत है। इस मैनिफेस्टो को आपने चैलेंज किया। आप कह रहे हो आरएसएस और बीजेपी का फंक्शन है। जब ये ट्रस्ट बन के खड़ा हुआ था 2019 के आदेश पर, और ये ट्रस्ट में चंपक राय जी इसके हेड बने थे, तो क्या तुमने इस ट्रस्ट को चैलेंज किया था? नहीं किया था ना। तो तुम्हें तो ये 15 दिन 1 महीना पहले ही पता था ये पॉलिटिकल मुद्दा है। तुमने इसको 2 बार मौके गवा दिए, तुमने इस चीज को चैलेंज ही नहीं करा। फिर तुम्हारे दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं हाँ साहब हम तो इसमें बड़े पॉजिटिव हैं। तुम्हारे कमलनाथ जी वहां पर से चांदी के तीर भेज रहे हैं। तुम्हारे कर्नाटका के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि साहब हम तो हिंदू हैं। और 22 तारीख को वहां पर कर्नाटका में 22 जनवरी का दिन हर्षोल्लास के साथ बनाया जा रहा है। अब लोग बैन करने जा रहे थे बजरंग दल को, 22 तारीख को बना रहे हैं हर्षोल्लास से, प्राण प्रतिष्ठा का त्यौहार बना रहे हैं। उनके डिप्टी सीएम ने कहा है। तो पार्टी खुद ही कंफ्यूज है। और अगर इनको इस इवेंट से शिकायत थी तो भैया रामलला का आशीर्वाद लेने 23 जनवरी को चले जाते, फिर भी एक फेस सेविंग हो जाती। तुमने अब अपनी, अगर वो था तो 23 को चले जाते। लेकिन पहली बात तो जो भेजा दिखाया वो जिसमें लिखा हुआ था वो मुझे थोड़ा सा उटपटांग समझ नहीं आया। वो ऊपर नीचे जल्दबाजी में लिख दिया। कभी लोग ये ना बोले 21 दिन है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। भाई चाहे आप पॉलिटिकल मुद्दा कहो चाहे कुछ कहो, भैया हमारे लिए तो ये कि भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास रहा है, भारत की हिस्ट्री है, पूजनीय है। और भाई जहां पर पूरा देश एकजुट हो रहा है और एक वो अब एक बात बता दो, क्या एक प्राइम मिनिस्टर क्या अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकता? हाँ, क्यों? आपके घर में एक दिवाली का त्योहार है तो आपको वो ये कह देगा नहीं ये तो नौकरी करता है, या फिर कह देंगे ये तो दुबई में नौकरी करता है जो कि इस्लामिक कंट्री, तो अपने घर में दिवाली नहीं मना सकता, या फिर वो उस पोस्ट पे है वो नहीं। यार ऐसा थोड़ी होता है, वो है। और इतना यार हमारी संस्कृति रही, हमारा इतिहास रहा है, और जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी हर एक चीज होती है, आप कोरिलेट भी करते तो होता है। लेकिन आप ये समझो
कि ठीक है। लेकिन मुझे तो अभी वो समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम नहीं जाएंगे। भाई साहब ठीक है, चलो तुम्हें अगर राजनीतिक मुद्दा लगता है ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ओपोजिशन इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए कि उसको अगर बीजेपी ये चीज़ है, अगर आपको लगता है कि हाँ चलो भैया इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, आप भी बताओ तो आप बाकी मुद्दों पे कैसे पॉलिटिक्स करोगे फिर? सिर्फ डिबेट में, अगर मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा और भी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ डिबेट में टमाटर लेके पहुंच जाने से या योगा करके दिखा देने से या फिर बात करना महंगाई होगी सिलेंडर की, इस तरीके से नहीं होता ना। आप चीजें एनालाइज करी जाती हैं, क्या देश बेटर कर रहा है, क्या देश और बेटर कर पाएगा, क्या सरकार काम कर रही है, वो चीज होती है। कोई भी सरकार भैया दूध की धुली तो होती नहीं है, पहली बात तो करप्शन फ्री कोई सरकार नहीं होती है, कहीं बड़े लेवल पे होता है, कहीं छोटे लेवल पे होता है, लेकिन एक जो फेस होता है किसी भी पार्टी का, सबसे पहले वो मैटर करता है। और आज के टाइम पर मोदी जी हैं फेस बीजेपी के, और वो आप देखते हो तो उनसे एक वाइब आती है, क्योंकि ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग होती है ना एक देश को लेके, वही चीज, क्योंकि राज्य चला रहे हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, उनके अंडर जो है, किसी में किसी की सरकार आएगी, किसी में किसी की आएगी, वो बात अलग है, लेकिन जब देश चलाने की बात आती है ना सबसे पहले, वहां पर आपके लिए फेस मैटर करता है। और भैया जहां पर ऐसी पार्टीज आपस में मिलकर एक अलायंस बना रही है, जहां पर जिनके खुद के विचारधाराएं नहीं मिलती थी एक टाइम पर है, तो फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता लगा तो क्वेश्चन क्या था यही नहीं पता। भैया आप अपना पॉइंट विषय करते हैं, सर ने बहुत ही विस्तार से अच्छे से एक एक चीज समझाई। और मुझे लगता है भैया देखो, पॉलिटिक्स कहो कुछ कहो, हमारे लिए तो भैया एक त्योहार से कम नहीं है, वो दिन त्योहार है, वो पहली बात तो सेलिब्रेट करेंगे, और हम भी अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे घर पे जैसे भी हो पाएगा, आप लोग भी करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।